तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम बीपीएससी 133 तुलनात्मक शासन और राजनीति में गैस पेपर नंबर 2 लेकर के आ गए हैं। ये जो आपका गैस पेपर है, पेपर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन और विथ आंसर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो और अपलोड कर दी गई है, उस वीडियो को भी जा करके देख लेना। सैम्पल पेपर या गैस पेपर नंबर 1 वीडियो है, वीडियो नंबर 1 को भी जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर लगी हुई है। अगर इसके बाद ही एक सैम्पल पेपर नंबर 3 भी आएगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसको भी अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि बहुत ही जल्द सैम्पल पेपर नंबर 3 की भी वीडियो होगी, क्वेश्चन विथ आंसर रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बल्कि क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ बोलूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, नहीं भी चलाते हैं तो टेलीग्राम को क्या डाउनलोड कर लो, और उसमें टेलीग्राम में जा करके सर्च क्या करना है, अध्ययन एजुकेशन सेंटर। जैसे मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है अध्ययन, हिंदी में लिखना अध्ययन, फिर इंग्लिश में एजुकेशन सेंटर लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, अध्ययन एजुकेशन सेंटर। जैसे यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, उसी प्रकार का मैंने टेलीग्राम पर भी अगर सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ को ले लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक संघीय व्यवस्था की विशेषता बताइए। यानी जहाँ पर भी संघात्मक शासन प्रणाली है, यानी जहाँ पर भी कह सकते हैं कि वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है, या कह सकते जहाँ पर भी संघात्मक या संघीय का मतलब ये समझ लेना, जहाँ पर भी फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी संघीय शासन की क्या बतानी है, आपको विशेषताएं बतानी है। ठीक है, यानी संघीय सरकार जो होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, अगर उसकी हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। यहाँ पर केंद्र और राज्य में 2 शक्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं, यानी जो सरकार रहती है एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन यही है कि एक संघीय व्यवस्था की विशेषता बताइए। ये आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। दूसरा देखो विशेषताएं क्या, जैसे पहले इसमें क्या उन्होंने बता रहा, लिखित संविधान होता है, छोटे राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, यानी संघीय सरकारें जो होती हैं। ठीक है, दूसरा होता स्थानीय एकता और राष्ट्रीय एकता का महत्व होता है, समन्वय होता है, विविधता में एकता होती है, शक्तियों का विभाजन और वितरण होता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनी रहती है, संघीय शासन की सारी विशेषताएं हैं, उसके महत्व। 2 सदनीय विधानमंडल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो संघीय शासन क्या होता है, संघीय शासन की विशेषताएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका आंसर भी यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर को आप देख लीजिए। ठीक है, तो ताकि आपको पढ़ने में भी क्या रहे, आसानी रहे, इसके आंसर को देख। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी दबाव समूह क्या होते हैं और राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताना। देखो, दबाव समूह जो होते हैं सरकार के बाहर सरकार पर दबाव डालते रहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वह सरकार बनाने के लिए प्रयास रहते हैं और वह सरकार बनाते हैं। ठीक है, दबाव समूह अगर देखेंगे तो उनका जो एरिया है वो थोड़ा छोटा रहता है और राजनीतिक दल पूरे देश में फैले रहते हैं। दबाव समूह की जो विचारधारा है वो छोटी विचारधारा हो सकती है, कह सकते हैं अपने हितों तक ही सीमित है, परंतु जो राजनीतिक दल होते हैं उनके हित बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो पूरा विश्वव्यापी उनके हित होते हैं, वो सभी लोगों के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं विचारधारा। जो दबाव समूह होते हैं अगर उनको हम देखेंगे तो उनका जो सदस्यों की संख्या है वो भी हमें कम दिखाई देती है, लेकिन राजनीतिक दलों में बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं, पूरे देश के लोग होते हैं। दूसरा, आप दबाव समूह के अगर मेंबर बनना, सदस्यता की अगर बात करें तो एक व्यक्ति कई सारे दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, लेकिन अगर आप राजनीतिक दल की सदस्यता लेंगे तो आप किसी एक ही पार्टी के सदस्य होते हैं। तो आपको यही बताना पड़ेगा कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा, सरकार के संसदीय स्वरूप क्या है, इसकी कुछ विशेष है। यानी सरकार का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली कैसे होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आपको क्या करके जाना, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। देखो संसदीय शासन प्रणाली के यहाँ पर लिखा भी गया है, सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया भी रखा है। ये देखिए पॉइंट है, ये सारे जितने पॉइंट है ना, इन सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको हेडिंग बना लेना, और हेडिंग बना करके ना अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे ना तो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन को आप लिखते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसकी क्या लिखोगे, सबसे पहले उसको लिखोगे भूमिका, फिर लिखोगे सारे पॉइंट जिसे हम बोलते हैं हेडिंग, बाद में लिखना है आपको निष्कर्ष। अगर इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन और का आंसर रिप्लाई करोगे तो आपके क्वेश्चन भी अच्छे से रहेंगे और आंसर भी, और आपकी अच्छे से क्या होगी, प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स भी। अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आपको विशेषताएं बतानी है कि लोकतंत्र को सबसे अच्छा क्यों बोला जाता है, कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, यानी लोकतंत्र की आपको यहाँ पर विशेषता बतानी पड़ेगी, और ये आपको शायद चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप डेमोक्रेसी के बारे में, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो रहेगा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं बतानी पड़ेगी। चौथा भी जरूर करके जाए, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, लिंक दे दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, IMF ने विकासशील देशों को ऋण संकट के लिए राहत पाने के लिए कौन से, यानी IMF यानी जो विश्व बैंक है, ठीक है, IMF जो है इंडियन नेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन नेशनल जो मॉनेटरी फंड है, उसने विकासशील जो देश हैं उनको जो ऋण देती, जो लोन देती है, वह लोन के लिए उसने कौन कौन सी शर्तें बनाई है, कौन कौन से नियम बनाए हैं, तो इसको भी कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो BPSC 134 में भी इसी टाइप का आपका क्वेश्चन होगा, तो इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, तो इसको भी देख। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका छठा क्वेश्चन है, अति विकसित राज्य का अर्थ क्या है। अति विकसित का मतलब होता है कि जो ऐसे राज्य जो बहुत ही कम विकसित हुए हैं, या कह सकते हैं विकासशील राज्यों को बोला जाता है अति विकसित राज्य, तो उन्हीं अति विकसित राज्यों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आंसर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, तो इन आंसरों को ना आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ लीजिए, और मैं इसका लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसके PDF को देख लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, कल्याणकारी राज्य शब्द को यानी कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि वो राज्य जो नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत देता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देता है, या कह सकते हैं कि उनको सब्सिडी बहुत ज़्यादा। कल्याणकारी राज्य जो नागरिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है और नागरिकों को हितों को ध्यान में रख के वह सारी अपनी कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण, यानी जो स्टेट होता है नागरिकों के कल्याण को लेकर या उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं जो ज़्यादा बनाता है, उसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। बताइए कल्याण, देखो कल्याणकारी जो राज्य होगा, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, लोक राजनीतिक सुरक्षा का प्रबंध करेगा, प्रजातांत्रिक पद्धति में विकास होगा, नागरिक को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होगी, नागरिक को समानता होगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा, आर्थिक विकास को बेहतर बनाएगा, संपत्ति और आय का वितरण अच्छे से होगा, न्यूनतम श्रम होगा, यानी सबके लिए बेहतर शासन करेगा, यानी कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, तो इसको भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी देख लिए, कल्याणकारी राज्य यहाँ पर भी दे रखा है, आंतरिक और सुव्यवस्था रहेगा, यानी कल्याणकारी राज्यों में अगर हम देखेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कल्याणकारी राज्य, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको आराम से आप इजीली से कीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन। 8वां जो क्वेश्चन है, एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था, यानी कह रहे हैं कि दलीय व्यवस्था के बारे में बताना है, और इसमें हमें किसे बताना है, एक दलीय व्यवस्था के बारे में, वन पार्टी सिस्टम के बारे में यहाँ से आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक बताना है। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एक दलीय व्यवस्था कैसी होती है और किस प्रकार की होती है। एक दलीय शासन प्रणाली के बारे में आपको यहाँ पर पूरा बताना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक दलीय शासन व्यवस्था की देखो यहाँ सारी बातें लिख रखी हैं कि एक दलीय शासन व्यवस्था के देखो ये यहाँ पर दूसरा, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो एक दलीय शासन प्रणाली क्या होती है, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे होती है, वो आपको बताना पड़ेगा। ये भी देखो, एक दलीय शासन प्रणाली
द्विदलीय शासन प्रणाली और बहुदलीय शासन प्रणाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में इसके आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा यहाँ पे, ठीक है। नागरिक समाज की अवधारणा की व्याख्या के प्रति ग्रीष्म का क्या, यानी नागरिक समाज क्या होता है, नागरिक समाज के बारे में ग्रीष्म का योगदान, नागरिक समाज के बारे में क्या बताते हैं, तो आपको नागरिक समाज के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे मोस्टली बहुत ही बार आता है क्वेश्चन, और कई बार पूछे भी जाते हैं, तो इसको कर लेना। आप जब एग्जाम देखोगे ना, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। उसमें 4 चीजें लिखी रहेंगी, चारों में से किसी भी दो पर आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप क्या कर लीजिए, इसको बताइएगा, ठीक है। तो इन्होंने 4 कौन कौन सी चीजें हैं उसमें देख लीजिए। पहला क्या है, तुलनात्मक राजनीति और सरकार में क्या संबंध है, तुलनात्मक राजनीति और सरकार का क्या संबंध है वो बताना है, ठीक है। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या होता है, ये तुलनात्मक प्रविधि या जो तुलनात्मक विधियां होती हैं राजनीति में, उसको। अगला है बेकार मत क्या होता है, ये आपको 9 चैप्टर से जो होते हैं, जब हमने पढ़ा था बहुमतीय प्रणाली को पढ़ोगे, यानी एक बहुमत होना चाहिए, तभी आप उसमें कुछ ऐसे वोट होते हैं जो मत होते हैं, क्या होते हैं, जो बेकार चले जाते हैं। बेकार मत अगर हम देखेंगे तो हमारी जो बहुलवादी प्रणाली है, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, उसमें भी बहुत सारे वोट बेकार चले जाते हैं, खराब चले जाते हैं। तो बेकार मत क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि बेकार। अगला है सैन्य शासन की रणनीति, यानी सैन्य शासन क्या होता है, सैन्य शासन के बारे में यहाँ से थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। ये मिनिमम आपको 1 या 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, कितना, 1 या 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 20 नंबर का क्वेश्चन लिख दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, तो क्या करना होगा, आप 2-2 पेज लिखोगे, एक के लिए 2 पेज, 2 के लिए आगे पीछे मिला के मैं 2 पेज मिलाऊं, ठीक है। एक पेज पन्ना लेते हो, आगे भी पीछे भी, आगे पीछे मिला के और एक आगे पीछे मिला के, अगर ऐसे लिख दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, आप टेलीग्राम पर जाओ और टेलीग्राम पे सर्च करो अध्ययन एजुकेशन सेंटर, अध्ययन हिंदी में लिखना, एजुकेशन सेंटर लिख के सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लोगो लगा हुआ, जैसे मैंने अध्ययन एजुकेशन सेंटर यहाँ पर लिखा हुआ, वैसे आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। दूसरा मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से अध्ययन एजुकेशन सेंटर जा करके वहाँ से इसकी पीडीएफ को देख सकते हो और इसको रीड कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। और अगर पहली बार चैनल को विजिट करो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आपके लिए एक वीडियो और आने वाली है। इससे पहला भी सैंपल पेपर 1 का वीडियो बना हुआ चैनल को, उसको देख लीजिए। इन तीनों सैंपल पेपर को अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प, जितनी मेरे तरफ से हो सकती है मदद, मैं उतना मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे को सपोर्ट करते हुए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अच्छे से अच्छे लाभ लीजिए और अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए। मेरा मोटिव यही है कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, मेरे सब्जेक्ट का एग्जाम है, चारों के चार अब जो एग्जाम है लगातार मेरे एग्जाम है, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, इसलिए जितने भी लोग हैं विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कोई फेल मत होना, मैं अभी समझा दे रहा हूं, ठीक है। मैंने पूरा साल आप सबको पढ़ाया है, तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो उसमें देखो फेल वैसे होगा नहीं, आराम से लिख करके आना, डरने वाली बात नहीं है, मतलब आपको डरा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्योंकि मेरा एग्जाम है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ एक भी बच्चा कहीं गैपिंग करे या इसके एग्जाम अच्छे मार्क्स ना आए। तो मैं चाहूँगा कि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। आपकी परीक्षाओं के लिए, एग्जाम के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ लेकर के पढ़ते रहिए। और एग्जाम को लिए शुभकामनाएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।